नमस्कार दोस्तों, सनातन संस्कृति में मत्स्य के महत्व को लेकर चल रही हमारी श्रृंखला का आज ये चौथा एवं अंतिम भाग है। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से पहले के 3 वीडियो में हम सब ने इस विषय पर बात करी कि भारतीय संस्कृति में मत्स्य का किस प्रकार से महत्व है और कौन कौन से प्रतीकात्मक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मत्स्य को दर्शाया गया है। चर्चा को विस्तार देकर आज का अंक शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारतीय संस्कृति ही संसार में एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहाँ पर पशु पक्षियों, वृक्षों, नदियों, पर्वतों आदि को देवी देवताओं अथवा अलौकिकता से जोड़कर देखा जाता है। परंतु यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। संसार के अन्य देशों, संस्कृतियों और धर्मों में भी मत्स्य को बहुत पवित्र स्थान से जोड़कर देखा गया है। जहाँ पर भारतीय संस्कृति में हम पहले भी मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु की बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव से संबंधित मत्स्येंद्र नाथ जी का मत्स्य से प्राकट्य हुआ। इनके साथ यदि भगवान झूलेलाल का उल्लेख न करें तो यह चर्चा लगभग अधूरी रहती है। दोस्तों, भगवान झूलेलाल हमारे सिंधी समाज के प्रमुख देवता हैं। उनका वाहन भी एक मत्स्य है। आपने चेटीचंड के अवसर पर देखा होगा कि भगवान झूलेलाल की मत्स्य पर विराजमान प्रतिमा का पूजन जगह जगह होता है। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो संसार की प्राचीन सभ्यताओं में से मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताएं आती हैं। मिस्र की सभ्यता में भी मत्स्य देव का उल्लेख है। मिस्र में इन्हें हथमैत, रोम में इनको एम्फीटेराइट, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मत्स्य देव को ओआनिस के नाम से जाना गया है। एक स्थान पर बाइबल में भी एक मत्स्य पुरुष का उल्लेख मिलता है जिसे डैगोन कहा गया है। दोस्तों, आप यदि प्राचीन मंदिरों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि देव विग्रह के ऊपर जो मुकुट विराजमान है उनके दोनों किनारों पर मत्स्य आकृतियां बनी होती हैं। अब आप स्वयं विचार करिए कि किसी देव विग्रह के शीर्ष पर रखे जाने वाले मुकुट में अगर मत्स्य को स्थान दिया गया है तो मत्स्य कितनी ही अधिक पवित्र मानी जाती है। इसके अतिरिक्त आपने दक्षिण भारत के पांड राजवंश के बारे में भी सुना होगा। पांड राजवंश के विषय में ऐसी मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की पुत्री पंडैया के वंशज थे। अब पांड राजवंश का जो राजकीय ध्वज था, उस ध्वज में भी मत्स्य का अंकन था। अब भला कोई राज साम्राज्य किसी निकृष्ट वस्तु को तो अपने राज पर्याय के रूप में लेगा नहीं। कोई राजा हो अथवा कोई व्यक्ति, कोई शासन हो अथवा कोई निकाय, स्वयं को परिभाषित करने के लिए किसी पवित्र अथवा शक्तिशाली वस्तु का ही आलम्बन लेता है। ऐसे में यदि पांड्य राजवंश के ध्वज में मत्स्य का अंकन था तो आप समझिए कि मत्स्य को कितना प्रभुत्वशाली और पवित्र माना जाता होगा। अब बात करेंगे सनातन संस्कृति में मत्स्य को लेकर चलने वाले राजनीतिक परिदृश्य के विषय में। सबसे पहली जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जहाँ पर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, वहाँ पर जीतने वाले राजाओं में कुरु और सुदास थे, जबकि हारने वाले राजाओं में मत्स्य राज का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत में सत्यवती, जिन्होंने शांतनु से विवाह किया था, उन सत्यवती के भाई मत्स्यराज के रूप में उल्लेखित है। और ऐसा वर्णन है कि सत्यवती के भाई मत्स्यराज ने एक अलग मत्स्य साम्राज्य की स्थापना भी की थी। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है, जो कि कालांतर में इतिहास के 16 महाजनपदों में से एक था। यह तो हो गई धर्म और समाज की बातें। अब यदि हम मत्स्य देश की वास्तविक अवस्थिति का पता लगाना चाहें तो यह जिज्ञासा हमें लेकर चली जाती है राजस्थान में। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर मन, जिन्होंने मत्स्य देश और मत्स्य वंशियों के ऊपर बहुत व्यापक शोध किया है। उनके शोध में यह बात सामने आई है कि मत्स्य देश की सीमाएं यमुना और चंबल नदियों के द्वारा सुरक्षित होती थी, जहां पर मत्स्य वंशियों का शासन होता था। मत्स्य वंशीय स्वयं को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वंशज मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं, जिन्हें मीन देव अथवा मत्स्य देव के नाम से जाना जाता है। अब एक रोचक बात यह है कि आज जहाँ मरुस्थल है, किसी समय पर वहाँ बड़ा समुद्र हुआ करता था। अब आप अपने मन में कल्पना करके देखिए कि राजस्थान के पश्चिमी सिरे पर समुद्र है और पूर्वी सिरे पर एक साम्राज्य है। तो पानी के समीप रहने वाले लोग यदि स्वयं को मत्स्य कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा एक और रोचक तथ्य है कि संसार के सबसे पुराने पर्वतों अर्थात ऊंची भूमियों में से एक अरावली भी राजस्थान में ही है। क्या पता निकट भविष्य में ऐसी कोई खोज हो जिससे पता चल सके भारत में किसी साम्राज्य में मानव जनजाति का उदय हुआ। किसी अन्य साम्राज्य की भांति मत्स्य राजवंश भी अपने समीपवर्ती राज्यों से युद्ध और संधियां करता था। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, उसका मत्स्य देश के साथ में संघर्ष होता रहता था। इसके अलावा मत्स्य देश के पास में ही कच्छप राजवंश भी हुआ करता था, जो स्वयं को भगवान के कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार के वंशज मानते थे। अब मत्स्य वंशियों और कच्छप वंशियों में भीषण संग्राम हुआ करते थे। इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान मीणा समुदाय ही पूर्व काल के मत्स्य वंशीय थे, जबकि कछवाहा समुदाय के लोग ही कूर्म वंशीय हुआ करते थे।
आज की चर्चा में सारी बातें कल्पनाओं और तथ्यों पर आधारित हैं, तो अपनी कल्पना को एक और तथ्यपरक विस्तार देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने पर्वतीय प्रदेशों में एक भीमकाय मानव आकृति अथवा वानर आकृति को देखा है। मिथकों के संसार में इन्हें यति के नाम से जाना जाता है। अब इस तथ्य में मैं इतनी बात जोड़ना चाहता हूँ, जब स्थल पर रहने वाले भीमकाय जीवधारी यति हो सकते हैं, तो जल में रहने वाले कोई ऐसे ही विचित्र जीवधारी मत्स्य क्यों नहीं हो सकते। पृथ्वी के स्थल मंडल में मानवों ने बहुत सारी खोजें करी हैं और तकनीक के नए नए प्रकारों से नए आयाम गढ़ दिए हैं, परंतु अभी भी समुद्र का बहुत सारा हिस्सा हमारे द्वारा जाना नहीं गया है। यदि स्थल पर हमारे पास यति के संकेत मिलते हैं, तो क्या इस बात की संभावना से इनकार किया जा सकता है कि जल में किसी प्रकार का रहस्यमय जीव न हो, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता जुलता हो, जिसमें मत्स्य और मनुष्य दोनों की संरचनाओं का समावेश हो। खैर, यह तो रही भविष्य के विषय की बात, पर हम चर्चा करेंगे आज के समय में मत्स्य किस प्रकार से प्रासंगिक है। दोस्तों, ज्ञान, संपदा, तकनीक, समाज, इन सभी से पहले आता है चरित्र। यदि मनुष्य में चरित्र होगा तो वह एक चरित्रवान समाज का निर्माण करेगा, और चरित्रवान समाज अपने छोटे से भी कौशल से समाज को, जगत को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। एक तरफ हमारे पास भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है, जो यह बात दिखाता है कि ईश्वर कभी किसी में भेद नहीं कर सकते। यदि ईश्वर चाहते तो मनुष्य के रूप में अवतार ले सकते थे, परंतु उन्होंने मत्स्य को चुना, और वो भी एकदम छोटी मछली के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने समय समय पर लोगों के अहंकार और पाप का उन्मूलन किया। दूसरी तरफ यदि आप मत्स्येंद्रनाथ जी से जुड़े मिथकों को देखेंगे, तो आपको मोटिवेशन का अकूत भंडार मिल जाएगा। मनुष्य स्थल पर रहने वाला प्राणी है, उसका आहार, आचार विचार, विहार, सारा कुछ स्थल के लिए अनुकूलित है। अब ऐसे मनुष्य के शिशु को मछली निगल गई, जो कि जल में रहती है, और जल में ऐसी प्रतिकूलता जहां पर स्थलचर कुछ भी नहीं कर सकते, और मछली के पेट में जहां पर आप पूरे संसार से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में रहकर जब आपको ज्ञान का अवसर मिलता है, तो आप उसे आत्मसात करते हैं, और न केवल आत्मसात करते हैं बल्कि उसे अंगीकार करके समाज में अपना योगदान देते हैं और अपनी नई पहचान भी बनाते हैं। मेरे विचार से व्यक्ति कितनी भी प्रतिकूल स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन यह प्रसंग उसे जीवन में सदैव सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, मत्स्य को लेकर यह कुछ जानकारियां थी जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और सनातन संस्कृति में मत्स्य के महत्व को दर्शाती इन कहानियों और श्रृंखलाओं से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलेंगे किसी और किस्से को लेकर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।